तो आज के क्लास में मैं बता दूं तुम्हें, पढ़ाने जा रहा हूं गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। याद रखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी प्रश्न पढ़ते हो उसमें यह प्रश्न ठीक उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे आधुनिक भारतीय इतिहास में एक क्वेश्चन महात्मा गांधी युग से संबंधित फिक्स है कि क्वेश्चन रहेगा ही। उसी प्रकार मध्यकाल के इतिहास में अकबर से क्वेश्चन न पूछे ऐसा नहीं हो सकता। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में भी एक क्वेश्चन है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते, ये तुम्हारे परीक्षा में ना पूछे ऐसा नहीं हो सकता। ये 3 क्वेश्चन ऐसे यदि तुम ठीक से तैयार करते हो, मुगलिया सल्तनत को, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं उसको, और गांधी युग को, तो बच्चे कोई भी जान लो कि 50% प्रश्न की तैयारी इतिहास में हो गई। तो हम पढ़ेंगे गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने के कई कारण हैं। इसमें दिया है प्रभारतीय न लिखकर हम लिखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक के काल को गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। इस काल के कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं। यहाँ पे शासका हो गया है, तुम शासक लिखोगे। कौन कौन महत्वपूर्ण शासक है उसके कालखंड को तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ऐसे जानो कि इसके महत्वपूर्ण शासकों में आते हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, आदि छोटी की मात्रा से होगा ने। इन शासकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से शासन किया तथा राज्य का विकास और विस्तार किया। मतलब कि जहाँ पे मौर्य काल में हम लोग पढ़े थे मुख्य तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बाद बहुत कमज़ोर शासक हुए और लास्ट में अंतिम शासक बृहद्रथ को खत्म करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। लेकिन शुंग वंश का स्थापना के साथ ही मौर्योत्तर काल का शुरुआत हुआ। मौर्योत्तर के बाद जो गुप्त काल की शुरुआत होती है, श्रीगुप्त इसकी शुरुआत करता है और उसी के वंशजों में आते जाते चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र होगा कौन? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहेंगे हम लोग। इसका पुत्र होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये इतना महान होगा बच्चे कि आज भी टीवी सीरियल हम लोग देखते रहते हैं, विक्रम और बेताल। ये देखते हो ना तुम लोग, जिसमें एक भूत एकदम खत्म राजा अगर तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर चूर चूर हो जाएगा। ऐसा सुनते हो कि नहीं? तो विक्रम और बेताल पच्चीसी, ये सब जो हम पढ़ते हैं बच्चे, इस पे कई सारे कार्टून भी बने हुए हैं विक्रमादित्य पर। तो वो सभी इसी गुप्त साम्राज्य का वो शासक है। तो इन सब ने अपने शासन का विस्तार और विकास काफ़ी अच्छे तरीके से किया है बच्चे। कहता है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का ऐसा काल था जिस काल में स्थापत्य कला, चित्रकला, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति गलत होगी यहाँ पे सुधार लोगे तुम लोग, तथा राजनैतिक स्थिति सभी ही उन्नत दशा में थे। माने एक ऐसा काल जहाँ धार्मिक से लेके, राजनीतिक से लेके, प्रशासनिक से लेके, चित्रकला से लेकर स्थापत्य किसको बोलते हैं बच्चों? जो मकान वगैरह बनता है ना, बिल्डिंग वगैरह बनती है, महल वगैरह बनाते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं स्थापत्य कला। चित्रकला तो जानते ही हो, चित्रकारी को बोलते हैं। मूर्ति कला भी जानते हो, मूर्ति का निर्माण होता है। मंदिर कला भी इसी काल में आया। तो समस्त कलाओं का निर्माण इस काल में हुआ है बच्चे। तो इस काल में ये सारी चीज़ों का विकास, चीज़ें बड़ी की मात्रा से रहेगा, सारी चीज़ों का विकास हुआ तथा ये कलाएँ जैसे चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला आदि सभी अपने चरम पर पहुंच गए। आदि जब भी लिखेंगे हम छोटी की मात्रा से लिखेंगे। इस प्रकार गुप्त काल का जीवन सुख सुविधाओं से युक्त था। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। इसके स्वर्ण युग कहे जाने के निम्नलिखित कारण थे, सामान्य रूप से समझोगे। यदि इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है तो हम अभी जितना तक पढ़ा है उतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने का पहला कारण था योग्य सम्राट। पहला कारण क्या होगा? तो गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी के लगभग तथा पतन 550 ईस्वी में हुआ। इस काल के बीच गुप्त वंश को महत्वपूर्ण शासक मिले, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय इत्यादि।
इस तरीके से इन्होंने गुप्त काल में न केवल अपनी वीरता का परिचय दिया, बल्कि यहाँ की सामाजिक छोटी की मात्रा से लिखोगे तो इस तरीके से सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया, जिससे गुप्त काल स्वर्ण काल हो गया। माने ऐसे शासक आए, चाहे समझ लो कि चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की बात करें, उन्होंने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, कला के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को इतना डेवलप कर दिया कि गुप्त काल को हम कौन सा काल कहते हैं? स्वर्ण युग का काल कहते हैं। ठीक है, अगला है विदेशी शासन की समाप्ति। अब समझ लेंगे बच्चे, मौर्योत्तर काल में जो विदेशी हमारे देश की तरफ आकृष्ट हो गए थे, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए यहाँ से बाहर किया गुप्तों ने। तो कहता है गुप्त शासकों ने विदेशी राज्यों पर आक्रमण किया तथा विदेशी शासकों को पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार कराई। स्वीकार में बड़ी की मात्रा लिखोगे। गुप्त शासकों ने विदेशी राज्यों को भारत में विलीन कर दिया तथा इनकी सत्ता को उखाड़ फेंका। फेंका की जगह फेंका लिख दिया बच्चे ने, तो उसको भी सुधार लोगे तुम लोग, जिससे देश में सुख शांति की स्थापना हुई। मतलब समझ लो कि जहाँ पटना, पाटलिपुत्र से गुप्त काल की शुरुआत होती है, पश्चिम की तरफ बढ़ते चला जाता है बच्चे, इंडो ग्रीक मुरुंड की तरफ भी अगर वो जाता है और वहाँ पे जाकर वहाँ तक अपने शासन को ये फैलाते हैं। छोटे मोटे जो भी विदेशी शासक हमारे यहाँ हैं, उनको भी वो हटाकर यहाँ से दूर करता है बच्चे। तो इस तरीके से कहता है राजनीतिक एकता की स्थापना। तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? राजनीतिक एकता की स्थापना। जैसा कि तुम्हें पता है मौर्योत्तर काल में पूरा भारत जो है अलग अलग हिस्से में विखंडित हो चुका था, ठीक है ना जी, सब क्षेत्र के अलग अलग राजा थे। तो मौर्य काल की समाप्ति के बाद मौर्योत्तर काल आया, जिससे छोटी की मात्रा से लिखेंगे, जिसमें भारत खंड खंड में विभाजित हो चुका था। जब गुप्त शासक सत्ता पर आए तो उन्होंने फिर से एक अखंड भारत का निर्माण किया और पुनः गुप्त काल में एकता कायम की। जैसे मैं बताया था बच्चे कि मौर्यों तक तो अखंड भारत था बच्चे, लेकिन मौर्य के समापन पर जो मौर्योत्तर काल आया, यहाँ पे कहीं शुंग वंश आया, फिर कर्ण वंश आया, कहीं शक वंश थे, कहीं चेदी वंश था, कहीं सतवाहन था, कहीं इंडो ग्रीक थे, कहीं मुरुंड थे। तो इस तरीके से ये सब को हटाकर एक एक करके सबको फिर एक साम्राज्य कायम किया। कौन? गुप्त साम्राज्य। हरा समझ में ना? इसलिए भी हम इसको समझो कि स्वर्ण युग के नाम से जानेंगे। दूसरा है आर्थिक समृद्धि। यह ऐसा काल रहा है प्राचीन काल में बच्चे कि कहता है गुप्त काल के जीवन का मुख्य आधार कृषि था, तथा इस काल में कृषि का अत्यधिक विकास हुआ, कृषि में उत्पादन बढ़ गया। इसके अलावा गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य भी प्रचलित था, जिसके कारण गुप्त काल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई तथा गुप्त काल स्वर्ण काल के रूप में उभरा। मौर्यों के काल में व्यापार वाणिज्य तो शुरू था ही बच्चे, लेकिन मौर्योत्तर काल में स्थिति इसकी डगमगा गई। लेकिन मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आया तो फिर इसने अपनी आर्थिक स्थिति को इतना मजबूत किया कि विदेशों से भी संपर्क इसने स्थापित किया और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की वजह से इसे स्वर्ण युग के नाम से हम जानते हैं। और पांचवा इसका क्वेश्चन, इसमें पॉइंट है साहित्यिक विकास। दंत स के मात्रा से विकास लिखेंगे। कहते हैं गुप्त काल साहित्य के विकास का युग था। इस काल में राज दरबार में अनेक प्रसिद्ध तथा विद्वान कवि रहते थे, जिन्होंने साहित्य का अपूर्व विकास किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट, गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने में इन्हीं साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है बच्चे। चाहे गुप्त काल अगर पागलों का काल हो तब भी क्या है, अगर उस समय के अगर लेखक लिख दे कि इससे बेहतर दुनिया में कोई समाज ही नहीं है, कोई काल ही नहीं है, तो हम लोग उसको जीवन भर पढ़ेंगे बच्चे। इसलिए साहित्यिक उपलब्धि को भूलेंगे नहीं हम लोग। और इसमें लिखेंगे हरिसेन ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति लेख। क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति। विशाख दत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस। विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र। उसी पर बराह मेहर, भास, शूद्रक, वसुबंधु आदि छोटी की मात्रा से लिखोगे आदि थे। और इसी युग में अभी मुख्य तौर पे अभी कालिदास, तुलसीदास, इनको भी छोड़ दिया गया है, उनको भी लिखेंगे। ये सब कौन से काल में आएंगे? सब इसी सब के काल में आएंगे बच्चे। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। इस काल में सबसे प्रसिद्ध विद्वान कालिदास रहते थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और कालिदास की कई रचनाएं हैं बच्चे। शुरुआत में ही मैंने तुम्हें हिस्ट्री के शुरुआत में बता दिया है कि किस पुस्तक के लेखक कौन है, उसे तुम उसमें से मिलाकर और इसमें ऐड कर लोगे। क्लियर है?
अब हम पढ़ेंगे कला का विकास, और इसी के साथ एक दो पॉइंट और पढ़ के हम इसको समाप्त करते हैं। कला के विकास में पढ़ेंगे हम कि गुप्त काल में कला का सर्वांगीण विकास हुआ। वास्तुकला, वस्तुकला नहीं लेकर क्या लिखेंगे, वास्तुकला। वास्तु माने घर द्वार, सब घर जो बनता है, महल जो बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तुकला। मूर्तिकला, चित्रकला, मृण मूर्तिकला, मृण माने मिट्टी की मूर्ति की कला, आदि कला इस काल में उन्नत दशा में थे। और वस्तु तथा स्थापत्य कला इस युग में सबसे अधिक उन्नत दशा में था। इस काल में कई सारे विशिष्ट मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया बच्चे। मंदिर के निर्माण की प्रवृत्ति कब से जारी है, गुप्त काल से, जिसमें पार्वती मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश, तथा दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी के साथ उस काल में कौन कौन से मंदिर थे, इसको तुम लोग फिर से पढ़ सकते हो बच्चे। और इसमें अगला है कि वैज्ञानिक विकास। वैज्ञानिक विकास इसका अंतिम पॉइंट है बच्चे। कहते हैं गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई, माने साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है बच्चे। कहते हैं कि आर्यभट्ट इसी युग में आया, जिसने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट कहीं और का नहीं, कहाँ के हैं वो, इसी पटना की धरती के हैं जहाँ के हम लोग हैं बच्चे, ठीक है ना जी। और अपने गणित के क्षेत्र में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। याद रखेंगे, दशमलव प्रणाली भी गुप्त काल की ही देन है। उसी समय ये भी शुरू हुआ, पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है, आर्यभट्ट ने बताया। दशमलव प्रणाली की शुरुआत उस समय हो गई। और इस तरीके से गुप्त काल में ज्योतिष विज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा बच्चे। जो ज्योतिष विज्ञान का भी विकास हुआ। इस काल में प्रमुख ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर, वाराहमिहिर इसमें लिखा हुआ है, तुम लोग क्या लिखोगे, वराहमिहिर था, जिसने बृहद जातक, बृहद संहिता, लघु जातक तथा पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना की। वराहमिहिर की रचनाएं समझ लो ज्योतिष विद्या को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शस्त्र है बच्चे। और गुप्त काल में औषधि विज्ञान का भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। इस काल में बाणभट्ट नामक योग्य वैद्य था, जिसने अष्टांग हृदय की रचना की। और इस तरीके से चिकित्सक पाल काप्य ने पशु चिकित्सा संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ हस्तुपवेद की रचना की। तो इस तरीके से माने पशु चिकित्सक की बात करें या चिकित्सक की बात करें या समझो कि औषधि विज्ञान की बात करें, इस क्षेत्र में भी विकास होता है बच्चे। इस प्रकार गुप्त काल की इन विशेषताओं के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस तरीके से भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग क्यों कहते, लिख सकते हो बच्चे। तो इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त हुआ। लेकिन ये जान लो कि तुम्हारा इंटरमीडिएट हो, बीए हो, एमए हो, इंटरव्यू हो, ये कहीं छोड़ने वाला नहीं है। तो इसको मुख्य तौर पे देखोगे तुम लोग।